नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सोनी दृष्टि आईएएस की एडिटोरियल एनालिसिस श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। एडिटोरियल एनालिसिस के पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे चाय की टपरियों पे, चाय पे चर्चा पे कैसे देश विदेश की नीतियां, राजनीतियां बनती बिगड़ती है, उसके बारे में चर्चा चलती रहती है। आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि देश के गली कूचों में चाय की चुस्कियां लेते हुए बड़े बूढ़े, व्यापारी, विद्यार्थी, हर वर्ग के लोग भारत की अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य की जांच करते हुए पाए जाएंगे। जी हाँ, वो बात करेंगे बजट के बारे में। भारत सरकार अपना इंटरिम बजट लॉन्च करने वाली है, जारी करने वाली है 1 फरवरी को। आप जानते हैं कि इंटरिम बजट से पहले या फिर जब हम बात करते हैं कन्वेंशन के हिसाब से, बजट से पहले एक आर्थिक समीक्षा आती है, आर्थिक सर्वेक्षण आता है, जिसे हम जनरली इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं। इस बार ये कहा जा रहा है कि वो आर्थिक सर्वेक्षण नहीं आएगा, इकोनॉमिक सर्वे नहीं आएगा। लेकिन इसी बाबत भारत सरकार ने, या फिर ये कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, जिस रिपोर्ट का नाम है द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू। ये रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने इंडियन इकोनॉमी की एक समीक्षा हमारे सामने रखी है। आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। आज के इस वीडियो का जो टाइटल है इंटरिम टेक अवेज, ये इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। ये आर्टिकल जो है इंडियन एक्सप्रेस के कॉलम से लिया गया है, जिसमें लिखा है इंटरिम बजट विल प्रोवाइड इंडिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स असेसमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड द कंटूर्स ऑफ फिस्कल पोजीशन। हालांकि यहाँ पे बात इंटरिम बजट की जा रही है। आपको पता होगा कि जब भी लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो सरकार अपना फुल फ्लेज बजट नहीं पारित करती है, पूर्ण बजट नहीं पारित करती है। वो पूर्ण बजट नई आने वाली सरकार के लिए रखा जाता है। लेकिन सरकारी मशीनरी को चलाने के लिए एक इंटरिम बजट घोषित किया जाता है, जो कि आप ये कह सकते हैं कि सरकारी खर्चे निकालने के लिए 2-3 महीनों के आपको एक इंटरिम बजट दिया जाता है कि आप इतने से अपना एक्सपेंडिचर निकाल दीजिए, अपना व्यय जो होगा वो आप निकाल देंगे। तो वही इंटरिम बजट भारत सरकार इस बार जारी करने वाली है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस बार जनरल इलेक्शन लोकसभा के जो है आने वाले हैं, और भारत सरकार अपना पूर्ण बजट इन जनरल इलेक्शंस के बाद जारी करेंगी। और उसी वक्त शायद आर्थिक सर्वेक्षण भी देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक सर्वे भी हमें देखने को मिलेगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटरिम बजट, और इसके अलावा मोस्टली हमारा जो फोकस रहेगा भारत सरकार की जो एक नई रिपोर्ट आई है भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर के, उसके बारे में। उसके हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को देखेंगे और देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, पहली बात तो ये कि हम इस रिपोर्ट के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि ये खबरों में क्यों है। उसके बाद लेखक इसके अंदर क्या कहना चाह रहा है, इस कॉलम के अंदर लेखक ने क्या बातें की हैं, वो सारी बातें देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा, ये जो रिपोर्ट आई है द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू, उसके अंदर क्या क्या चीजों के बारे में बातें की गई है। इस वीडियो के अंदर हम लोग इस आर्टिकल से हटके भी कुछ 2-4 पॉइंट जो कि चर्चाओं में रहे हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न रहेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया जैसे कि लोकसभा के इलेक्शंस की वजह से भारत सरकार अपना पूर्ण बजट नहीं पारित करेगी और वहां पे एक इंटरिम बजट पारित करेगी। इसी के साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे भी अभी लॉन्च नहीं किया जाएगा, वो भी उस जनरल इलेक्शंस के बाद बजट से पहले लॉन्च किया जाएगा। और अभी तत्कालीन जब हम बात करते हैं तो एक इंटरिम बजट 1 फरवरी को आएगा, और उसके साथ साथ सोमवार को भारत सरकार ने या फिर वित्त मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है, और उस रिपोर्ट का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था, और या फिर यूं कहे कि इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू। और इसके बारे में हम लोग आज के इस चर्चा में बात करेंगे। वित्त मंत्रालय ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा तैयार द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू शीर्षक के साथ एक रिपोर्ट जारी की है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण नहीं है। ये जो रिपोर्ट है ये इकोनॉमिक सर्वे नहीं है, लेकिन सिर्फ एक आपके आइडिया के लिए, भारत सरकार के आइडिया के लिए, या लोगों को एक संदेश देने के लिए कि भारत की इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है, ये रिपोर्ट जारी की गई है, जो आम चुनाव के बाद पूर्ण बजट से पहले आएगा। जब हम बात करते हैं भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण की, जो आम चुनावों के बाद पूर्ण बजट के साथ में जारी किया जाएगा। आमतौर पर मौजूदा वित्त वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण अगले वित्त वर्ष के बजट के पेश होने से एक दिन पहले पेश किया जाता है। जनरली आपका बजट जो है 1 फरवरी को आता है, और 31 जनवरी को हम लोग देखते हैं कि अब हमारा इकोनॉमिक सर्वे जो है वो लॉन्च किया जाता है। ठीक है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, तो इसकी वजह से ये एक रिपोर्ट जो है हमारे सामने रखी गई है।
जब हम बात करते हैं इस आर्टिकल की, इस कॉलम की, तो यहाँ पे इसमें मोस्टली कुछ आंकड़ों की बात की गई है और 2 या 3 चीजों के बारे में खास तौर पर बात की गई है। वो 2 और 3 चीजें हैं कि आपकी इकोनॉमी जो है, आपकी अर्थव्यवस्था किस गति के साथ ग्रोथ करेगी, किस गति के साथ आगे बढ़ेगी। इसके अलावा सरकार का जो व्यय है, या फिर आप ये कैसे जो सरकार एक्सपेंडिचर करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर कह दें या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर कह दें, उसके बारे में कुछ बात की गई है। और इसके अलावा बात की गई है फिस्कल कंसोलिडेशन की, या फिर आप कहें वित्तीय या राजकोषीय समेकन की। तो यहाँ पे ये कुछ मूल बिंदु रहेंगे जो हम डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा कुछ चीजों को और भी देखेंगे। यहाँ देख लेते हैं। इन अ फ्यू डेज फ्रॉम नाउ यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन विल प्रेजेंट इंटरिम बजट 2024-25। तो अगले साल के लिए ये इंटरिम बजट घोषित किया जाएगा कुछ महीनों के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरा बजट जो होता है वो 1 साल के लिए होता है, लेकिन इंटरिम बजट कुछ महीनों के लिए सरकार का व्यय चलाने के लिए पास किया जाता है। ठीक है, और फिर फाइनल बजट जो है आपका इलेक्शंस के बाद आएगा, वो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। इन द लास्ट बजट, जब हम पिछले बजट की बात करते हैं, तो उसमें कहा गया था कि भारत की इकोनॉमी लगभग 10.5% के साथ ग्रो करेगी। लेकिन अगर हम लोग अभी के एस्टिमेशंस देखें तो ये आंकड़ा लगभग 8.9% के आसपास रहा है। मतलब कि हमारे अनुमान से थोड़ा सा कम गति से भारत की इकोनॉमी ने ग्रो किया है। लेकिन जब हम इस अगली रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, उस रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि आने वाले सालों में भारत की इकोनॉमी 7% के साथ ग्रो करेगी, और आने वाले 3 सालों के अंदर ये इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी होगी, जो कि आप ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ठीक है, जब हम बात करते हैं तो ये 5 ट्रिलियन के साथ वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में ये कह दें कि 2030 तक ये आंकड़ा 5 ट्रिलियन से 7 ट्रिलियन भी पहुंच सकता है। तो ये कुछ बातें हैं इस रिपोर्ट के अंदर बात की गई है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि पिछले साल ये कुछ 8.9% के साथ ग्रो की है, और फाइनेंस मिनिस्टर ने जो ये रिपोर्ट दी है, द इंडियन इकोनॉमी रिव्यू, इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि इंडियन इकोनॉमी आने वाले कुछ साल तक 7% या उससे भी ज्यादा गति के साथ ग्रो कर सकती है। ठीक है, मोस्टली उनका कहना है कि डोमेस्टिक डिमांड, जो आप ये कह सकते हैं कि घरेलू मांग रहेगी, उसकी वजह से ये इकोनॉमी ग्रो करेगी। आपको पता है भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, हमारी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे घरेलू उत्पाद की मांग काफी रहती है, और उसकी वजह से आपकी मैन्युफैक्चरिंग को भी बूस्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इकोनॉमी काफी अच्छा ग्रो करेगी। इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए एक्सपेंडिचर कर रही है, जो व्यय कर रही है, उसके बेसिस पे भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट होंगे। जब गवर्नमेंट कहीं पे खर्च करती है, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने किसी एरिया में रोड बनाई, रेल लाइंस बिछाई, मेट्रो बनाई, जब उस एरिया का विकास होता है तो उसके साथ साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी वहां आकर के इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए क्या चाहिए, उनको चाहिए कि वहां पे एक बेसिक फैसिलिटी मिले। जब गवर्नमेंट वहां पे एक बेसिक फैसिलिटी के लिए खर्च कर देती है, तो फिर प्राइवेट इन्वेस्टर्स या प्राइवेट व्यापारी भी आकर के वहां पे अपना इन्वेस्ट करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि रिबन डेवलपमेंट होता है। जब भी आप किसी जगह से रोड जाती है तो आप देखेंगे कि आसपास के एरिया के जो पैसे हैं या फिर उस लैंड की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। फिर वहां पे धीरे धीरे दुकानें खुलने लगती है, धीरे धीरे वहां पे रेजिडेंशियल एरिया जाते हैं, स्कूल आते हैं, हॉस्पिटल आते हैं। तो ये इसको रिबन डेवलपमेंट कहा जाता है। जैसे कि अगर यहाँ से रोड निकलती है तो इसके आसपास के एरिया को जो डेवलप किया जाता है तो उसको रिबन डेवलपमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे जैसे सरकार खर्च करेगी तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी क्राउड इन होगी। इस टर्म को कहा जाता है क्राउडिंग इन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यहां पे ये माना जा रहा है कि सरकार के खर्च के साथ साथ प्राइवेट पीपल भी इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमी को एक अच्छा खासा पुश मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जब हम बात करते हैं जीडीपी के आंकड़ों की, तो हमने देख लिया कि जीडीपी 5 ट्रिलियन की हो जाएगी आने वाले 3 सालों के अंदर, और भारत विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। आज की डेट में ये 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, और कहा जा रहा है 2030 तक ये आंकड़ा पार करके 7 ट्रिलियन के आसपास भी पहुंच जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे बात की गई है फिस्कल डेफिसिट की। फिस्कल डेफिसिट कहें या फिर आप राजकोषीय घाटा कहें, फिस्कल डेफिसिट या
राजकोषीय घाटा। जब सरकार खर्च करती है, सरकार की आमदनी से सरकार का एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, सरकार को पैसे उधार लेने पड़ते हैं, बोरो करने पड़ते हैं, और वो डिटरमाइन किया जाता है फिस्कल डेफिसिट से। जितना घाटा होगा उतना आपको बेसिकली बाहर से बोरो करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि ये फिस्कल डेफिसिट कम रहे, और अभी के आंकड़े अगर हम देखें तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 2020-21 के अंदर ये आंकड़ा 9.2% था, 9.2%, जो कि अभी कम होकर के 6.4% हो गया था 2022-23 में। ठीक है, और आगे के लिए ये कहा जा रहा है कि इस साल शायद ये 5.9% तक पहुंचे। ठीक है, और फिर हमारा जो आप ये कह सकते हैं इरादा क्या है, इरादा ये है कि हम इस आंकड़े को लगभग 4.5% तक ला के रखें 2025 से 26 के आसपास। तो हम लोग सही डायरेक्शन में, आप देख सकते हैं 9% से 6%, 6 से 5 के आसपास, और हो सकता है कि आगे हम लोग ये 4.5 का आंकड़ा भी जो है टच कर लें। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट के मामले में या राजकोषीय घाटे के मामले में अगर बात करें तो ये रिपोर्ट का कहना है इस डायरेक्शन में हम अच्छा कर रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाले टाइम तक हम लोग ये टारगेट भी अचीव कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बात की गई है कैपिटल एक्सपेंडिचर की। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर यूं कहे कि जो व्यय कैपिटल क्रिएट करने के लिए रखा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए किया जाता है, उसमें भी 3 गुना वृद्धि हुई है। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे व्यय करते हैं, आप इंफ्रा बिल्ड करते हैं, रोडें बनाते हैं, रेलवेज बनाते हैं, तो इसका अल्टीमेटली आपको बाद में फायदा होता है, जैसा कि मैंने बताया कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आकर के वहां पे इन्वेस्टर्स आके इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस मामले में भी अगर देखें, कैपिटल एक्सपेंडिचर के मामले में भी देखें, तो भारत यहाँ पे अच्छा कर रहा है। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे ये मोटे मोटे तौर पर ये आर्टिकल इसी चीजों की बात कर रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ और चीजें हैं जिसमें इस आर्टिकल में, या फिर आप ये कहें कि इस रिपोर्ट ने कुछ ऐसी बातें की है जो कि आप ये कह सकते हैं कि कुछ चुनौतियां हैं हमारे सामने, उनके बारे में भी ये रिपोर्ट बात करता है। तो हम लोग वो भी देखेंगे, और भारत उन चुनौतियों के हिसाब से क्या कर रहा है वो भी देख लेते हैं। जब हम बात करते हैं आर्थिक विकास अनुमान की, तो ये इस बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, और ये डेटा मैंने आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पे लिख दिया है कि कैसे ये 7% से ग्रो करेगा, और आने वाले टाइम के साथ साथ हम लोग 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे, और फिर 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी। तो आपके लिए डेटा को यहाँ पे कंसोलिडेट कर दिया है सिंपल करने के लिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं राजकोषीय समेकन की, फिस्कल कंसोलिडेशन की, तो वो भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 9.2 से घट करके लगभग 6.4% हुआ था पिछले वर्ष तक। इस बार हम लोग मौजूदा वर्ष में अनुमान लगा रहे हैं कि 5.9% हो जाएगा, और 2025-26 तक हम लोग चाहते हैं कि ये 4.5% के आसपास आ जाए, जो कि ऐसा हो सकता है अगर हम इसी डायरेक्शन में काम करते रहे तो। ठीक है, इसके अलावा पूंजीगत व्यय की बात कर चुका हूं मैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर की आपसे बात कर चुका हूं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताया कि लगभग 3.3 गुना से ज्यादा ग्रो किया है। यहाँ पे खर्चा काफी ज्यादा किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, वो भी आंकड़ा आपके सामने यहाँ पे रख दिया गया है। ठीक है, अब भविष्य के कुछ रुझान है जो इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि कुछ चीजें ऐसी है जो भविष्य में होने वाली है या हो रही है, उनको लेकर के हमें जो है कॉशियस होना चाहिए। ठीक है, वैश्विक विनिर्माण में अति वैश्वीकरण का अंत, जो हाइपर ग्लोबलाइजेशन हम जिसे बोलते हैं। देखिए, ग्लोबलाइजेशन तो आपने पढ़ा ही होगा। 1991 में जब हमारे वैश्वीकरण को लेकर के रिफॉर्म्स होते हैं, एलपीजी रिफॉर्म्स होते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन एक टर्म हमारे सामने आती है जहां पे हम अपने इकोनॉमी को जो है बाकी इकोनॉमी से जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाइपर ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि उस ग्लोबलाइजेशन की पेस में बहुत वृद्धि हो जाना, एक इंटरलिंक बन जाना, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन जाना जिसमें सारी इकोनॉमी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर आधारित रहती है। अभी रिसेंटली आप ये ट्रेंड देखेंगे कि कोविड के टाइम पे जब सप्लाई चेन की, आप ये कह सकते हैं कि कुछ चीजें हैं जो चाइना से आती हैं और वो नहीं आ पाई, तो उसकी वजह से इकोनॉमी पूरे ग्लोबली अगर देखें, विश्व स्तर पर देखेंगे, तो इकोनॉमी में एक डाउनफॉल हमें देखने को मिला था। वो इसीलिए हुआ था कि हम लोग एक हाइपर ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन अब जो है ऐसा आप देखेंगे कि अमेरिका अपने काम पे ध्यान देने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी भी आई है, उसके अलावा चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन में जा रही है। तो शायद हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम लोग ये अति वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया थी उसमें एक अंत देखेंगे उसका। ठीक है, तो उसके लिए भारत को तैयार रहना चाहिए। दूसरी बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने काफी टाइम से पढ़ा है इसके बारे में, इसके थ्रेट्स भी है, इसके कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। इस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि ये आने वाले समय में काफी इंपॉर्टेंट चीज होगी, और यहाँ से कुछ नुकसान हो सकते हैं, और भारत को स्पेशली हो सकते हैं, क्योंकि भारत का जो सर्विस सेक्टर है,
जो सेवाओं को लेकर के भारत एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है, वो सेवाएं जो इसलिए हम लोग निर्यात कर पाते हैं क्योंकि हम लोग बहुत ही चीप लेबर प्रोवाइड करते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है। लेकिन जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोग काम करवाने लगेंगे तो हो सकता है कि बाकी देशों को हमारी इन सेवाओं की जरूरत ना पड़े। ठीक है, इसके अलावा यह भी हो सकता है कि जो देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अच्छा कर रहे हैं वो शायद हमसे सेवाएं ना लें। इसकी वजह से भारत के सर्विस एक्सपोर्ट पे फर्क पड़ सकता है, सेवाओं के निर्यात पे फर्क पड़ सकता है। ठीक है, तो एक वो भी इस रिपोर्ट के अंदर बात की गई है। इसके अलावा दूसरी बात की गई है रोजगार पे। यह कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से रोजगार पे भी फर्क पड़ सकता है। ठीक है, इसके अलावा ऊर्जा संक्रमण की चुनौती, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम बात करते हैं कि हम लोग फॉसिल फ्यूल, जो हमारा ऑयल है, कोयला है, इनसे दूर हट करके क्लीन एनर्जी की तरफ जाए, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाए, तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है कि नहीं है, या फिर हमारे पास इतना बजट है या पैसा है कि हम वो टेक्नोलॉजी क्रिएट कर सकते हैं। जो डेवलप्ड देश हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं, वो हमसे चाहते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज से चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी ये शिफ्ट करें। ठीक है, लेकिन वो उसके लिए ना पैसा देने के लिए तैयार हैं अभी, और ना ही वो अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक चुनौती भविष्य में होगी। लेकिन अब भारत की तैयारी क्या है इन चीजों को लेकर के? तो जैसा कि मैंने बताया कि भारत ने पिछले दशक में कुछ रिफॉर्म्स की हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की हैं। उन रिफॉर्म्स की वजह से, और दूसरा सरकार ने जो पैसा खर्च किया है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की वजह से, तो देयर आर चांसेस कि हम लोग आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार हैं। दूसरी चीज, जब हम बात करते हैं ये ऊर्जा संक्रमण की चुनौती, या फिर जब हम बात करते हैं कि इन्वायरमेंट में जो क्लाइमेट चेंज का लेकर के मुद्दा है, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी पर ज्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि कोयले से जो प्रदूषण होता है या फिर ऑयल से जो प्रदूषण होता है उसको रोका जा सके, ताकि हम लोग टेम्परेचर चेंज को 1.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रख पाए। ये सारी चीजों की बात करें तो भारत इस फ्रंट पे भी अच्छा कर रहा है, क्योंकि जब हम बात करते हैं हमारे नेशनली डिटरमाइंड गोल्स, जो हमने यूएनएफसीसी में कमिट किया है कि हम ये चीजें करेंगे एनवायरमेंट को लेकर के, उस फ्रंट पे भी भारत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं कि भारत की इन चीजों को लेकर के काफी तैयारी है। ठीक है, इसके अलावा जब हम बात कर रहे हैं कि कोविड वगैरह की जो चर्चाएं रही थी, तो कोविड के बाद विश्व की इकोनॉमी रिकवर करने में असफल रही, लेकिन भारत की इकोनॉमी रिकवर अच्छे से कर पाई, अच्छे और कम टाइम में रिकवर कर पाई। उसका रीजन ये था कि हमने सही टाइम पे लॉकडाउन लगाया, सही टाइम पे वैक्सीनेशन की ड्राइव स्टार्ट की, और सबसे बड़े स्तर पे वैक्सीनेशन किया गया, जिसकी वजह से कोविड का इकोनॉमी पे जो फर्क था वो काफी कम पड़ा, और हमने उस आपदा को एज अ अवसर के तौर पे देखा। ठीक है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं भारत आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार है। इसके अलावा कुछ चिंताएं जताई जा रही है भू राजनीति को लेकर के, या फिर यूं कहें कि जियो पॉलिटिक्स को लेकर के। जैसा कि हमने बहुत सारे हमारे वीडियोस में देखा कि लाल सागर के अंदर हमले हो रहे हैं। जब हम इजराइल और हमास की बात कर रहे हैं तो वहां पे इशू चल रहा है, रशिया और यूक्रेन में इशू चल रहा है। इन सारी चीजों को लेकर के भू राजनीतिक चिंताएं बनी हुई है। अब जब हम बात करें रेड सी की, तो यहाँ से व्यापार पे भी काफी फर्क पड़ेगा, भारत की इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चिंताएं हैं जो इस रिपोर्ट में हमारे सामने रखी गई है, और इस पर भारत को विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, तो मोस्टली हमने जो है ये सारी चीजें डिस्कस की जो इस रिपोर्ट के अंदर दी गई थी। जैसा कि मैंने बताया, इसमें बहुत मुख्य तौर पर खाली 2 या 3 चीजें डिस्कस की गई है। एक, कि आपके इकोनॉमी की क्या गति रहेगी, कि पहले कितनी स्पीड से ग्रो करेगा, तो हमने देखा लगभग 7% के आसपास ग्रो करेगा, या उससे ज्यादा भी कर सकता है। दूसरा, कि बहुत ही जल्दी हम लोग 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे आने वाले 3 सालों के अंदर, और दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। हो सकता है 2030 तक हम लोग लगभग 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए। ठीक है, उसके अलावा जब हम बात करें फिस्कल कंसोलिडेशन की, तो हमने देखा कि हमारा जो ट्रेंड है वो काफी सही चल रहा है, 9% से 6%, उसके बाद 5.9% के आसपास, और फिर हम चाहते हैं कि 2025-26 के आसपास हम लोग लगभग 4.5% पे आगे ठहरेंगे। ठीक है, इसके अलावा तीसरी बात की गई कि भारत का कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अच्छा है। इसके अलावा जब हम देखें तो भारत का फाइनेंशियल हेल्थ, हमारी जो बैंकिंग सेक्टर है उनकी फाइनेंशियल हेल्थ भी काफी अच्छी है। इसके अलावा कुछ चुनौतियों के बारे में बात की गई, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो गया, या फिर क्लाइमेट चेंज को लेकर के हो गया। इन सब चीजों को लेकर के भी भारत अभी तैयार है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भू राजनीतिक चुनौतियों के बारे में बात की गई, वो भी हमने अच्छे से डिस्कस कर दी। अब हम आगे बढ़ते हैं एक अभ्यास प्रश्न की तरफ। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे भारत की आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करने के लिए कौन जिम्मेदार है।
आपके ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी मुख्य आर्थिक सलाहकार और डी वित्त मंत्री। तो आपको इसमें से जो भी सही उत्तर है उसको चूज करना है और उसे कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। मैं फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। थैंक यू। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।